वहीं सिटी हॉस्पिटल में। पापा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, भैया को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज आराम कर लो। आपने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। मिष्टी अपने पापा को समझा रही थी, मगर मिष्टी भी मन ही मन घबराई हुई थी। इससे पहले कि करण का परिवार उसके इतने सालों बाद आने का जश्न मना पाता, करण को उनसे फिर से दूर कर दिया था। करण का पिता किशन लाचार हो चुका था। अपनी हालत को देखते हुए वो ये बात जानता था कि अभी चलना फिरना दौड़ना भागना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन लेकिन वो लोग मेरे बेटे को इस तरह पकड़कर क्यों ले गए? जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। किशन ने मिष्टी की तरफ देखकर जिद करते हुए कहा, लेकिन पापा आप ऐसे और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो आप। मिष्टी ने टेंशन में आकर अपने पापा से कहा। इससे पहले कि मिष्टी अपने पापा किशन को कुछ और जवाब देती, तृप्ति जाकर किशन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसने बहुत प्यार से किशन को हैंडल करते हुए कहा, अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता, आप भरोसा रखिए। लेकिन अब किशन किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बहुत बेचैन और घबराया हुआ था। उसे अपने बेटे की चिंता खाए जा रही थी। मिष्टी से जो बन पड़ सकता था उसने वो सब कुछ कर लिया था, मगर कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। चल अंदर जा, तेरी सही जगह यही है, एक हवलदार ने करण को हवालात के अंदर धक्का मारते हुए जोर से कहा। करण के लाख मना करने के बाद भी उसे सलाखों के पीछे जबरदस्ती धकेल दिया गया। करण को जमीन पर इतनी जोर से धक्का दिया गया कि उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने उठने की कोशिश की मगर वो सही तरह से उठ नहीं पाया। करण बहुत मजबूर हो गया था, ना उसके पास कोई ऐसा था जिससे वो मदद की गुहार लगा पाए। मगर करण हार मानने वालों में से नहीं था। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मैं यहाँ इस तरह नहीं रह सकता। मैंने पापा से वादा किया है कि अब मैं सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, मैं उनको किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। तुझे कुछ करना होगा करण, कुछ करना होगा तुझे। करण अपने आप से तरह तरह के सवाल जवाब कर रहा था। हवालात में करण के साथ कुछ और भी लोग मौजूद थे। सबको अलग अलग जुर्म में अंदर किया गया था। कोई खाना खा रहा था तो कोई लंबी लंबी फेंक रहा था। करण अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। कुछ घंटों के बाद दोपहर के वक्त जब खाना खाने का समय हुआ तब सब लोग लाइन में लगे हुए थे। करण भी बेमन से कतार में खड़ा था। तभी अचानक से करण को एक आवाज सुनाई दी, अरे छोकरे तू तू यहाँ कैसे? करण ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने सामने मिराज खड़ा नजर आया। मिराज वही गुंडा था जिसने प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की थी और करण की वजह से पकड़ा गया था। करण उसे वहां देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। करण मिराज के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया, मगर मिराज को एक मौका मिल गया था। उसने फिर से करण को छेड़ते हुए कहा, तू तो बहुत शरीफ परिंदा था ना, अब यहाँ जेल में क्या कर रहा है तू? हाँ, उस दिन तो भलाई के नारे लगा रहा था, लोगों को बचा रहा था। जिस तरह से करण ने मिराज को प्लेन में शिकस्त दी थी, उसके बाद मिराज के मन में करण से बदला लेने की खुजली मची थी। इतने में ही मिराज करण को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और हवालात के उन सभी बाकी अपराधियों को भी बताने लगा, ये लड़का अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। सभी अपराधी मिराज की बातों पर हंसने लगे। मिराज कुछ समय से जेल में कैद था और अभी तक उसने हवालात में लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। जो भी गुंडे उसके आसपास घूमते थे वो मिराज के सामने अपना सर झुका लेते थे। सभी अपराधियों के सामने मिराज का एक अलग ही दबदबा कायम था। करण मिराज के मुंह नहीं लगना चाहता था, मगर मिराज करण को जबरदस्ती उकसाना चाहता था। मिराज धीरे धीरे करण के सामने चला गया और करण के कंधों को झंझोड़ते हुए उससे कहने लगा, दूसरों को नीचे गिराने का सोचेगा तो खुद कभी ऊपर नहीं उड़ पाएगा रे लड़के। दूसरों को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। अरे तू तो खुद एक गुंडा है। करण अभी तक कंट्रोल कर रहा था, मगर अब धीरे धीरे मिराज उसके गुस्से को न्योता दे रहा था। करण अपने हाथों को कसकर दबाने लगा, वहीं उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा हीरो को? हाँ, ऐसा क्या कांड करके आ रहे तू यहाँ? मिराज फिर से करण को उकसाने लगा। मिराज ने करण से इतनी सारी बातें बोल दी थी कि ये सब बातें उसके लिए उसका ट्रिगर पॉइंट बन गई। बहुत देर तक अपना गुस्सा कंट्रोल करने के बाद करण ने पहले अपने हाथ को कसकर दबाया और मिराज के मुंह पर जोर से एक मुक्का मार दिया। फिर मिराज ने भी बदले में उसका हाथ मरोड़कर पीछे को दबा दिया। वहां का माहौल अगले ही पल अचानक से बदल गया था। कभी करण मिराज को जमीन पर पटक देता तो कभी मिराज अपने बचाव में करण पर पलटवार करने की कोशिश करता। समझता क्या अपने आप को तू? एक बार मार खाकर तुझे चैन नहीं मिला? करण मिराज से गुस्से में बोला। मरेगा तो तू अब बेटे, बचेगा नहीं अब तू मेरे हाथों। मिराज भी गरजते हुए करण से बोला। करण और मिराज बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे थे और पीछे से आवाज आ रही थी, हाँ हाँ मारो मारो, छोड़ने का नहीं, मार डालो, अरे किस्सा खत्म कर दो।
इसी बीच उन दोनों की लड़ाई देखकर एक हवलदार अचानक से आया और गुस्से में बोला, क्या जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे हो? ये जेल में भी तुम लोगों को चैन नहीं है? अब अगर फिर से कुछ ऐसा किया ना तो अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा तुम दोनों को। हवलदार की आवाज सुनकर अचानक से मिराज और करण दोनों ही रुक गए। करण इस तरह अपना आपन नहीं खोता था, पर जिस तरह से उसके साथ इतने टाइम से चीजें हो रही थी, उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि कब वो कौन सा एक्शन कर रहा था, मानो जैसे कोई और ही उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। करण ने हवलदार की तरफ सहमति से अपना सिर हिलाया और एक साइड में जाकर बैठ गया। बहुत देर बाद एक आदमी अचानक से करण के बगल में आ बैठा और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर खुद के लिए एक सिगरेट जला ली और एक कश मारने के बाद सिगरेट करण को देते हुए बोला, सुट्टा मारेगा क्या? अभी क्या भी सारा स्ट्रेस भाग जाएगा, कड़क चीज है यहाँ। करण ने उस आदमी की तरफ देखा तक नहीं और अपनी नीचे झुकी हुई नजरों से ही बोला, सॉरी मैं सिगरेट नहीं पीता। जब नहीं पीता तभी तो ये हो रहा है तेरे साथ, चुपचाप ये पीने का और सब कुछ भूल जाने का, बिंदास। करण के पास बैठा टोनी करण से बोला। टोनी इस जेल में मौजूद एक अपराधी था जो मिराज का गुलाम नहीं था, उसकी मिराज से बनती नहीं थी, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। देख गुरु, एक ही जिंदगी है, तू इतनी टेंशन काय को ले रहा है बिडू? जिस वक्त जहां पर होने का उसी का मजा लेने का। पर अपना इधर क्या है ना, सिस्टम चलता है सिस्टम, तो अगर तुझे कोई प्रॉब्लम होएगा तो बोल देने का, हाँ मैं इधर ही है। टोनी फिर से करण की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। यूं तो कहने को टोनी भी अपराधी था, मगर जिस तरह से उसने करण के पास आकर खुद से करण से बात करनी चाहिए, वो देखकर करण को मन ही मन हंसी भी आ रही थी और कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा भी लगा। वहीं सिटी हॉस्पिटल में, पापा पापा आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मिष्टी अपने पापा को अचानक देखकर तब बोल उठी जब उसने देखा कि किशन अपने सीने पर हाथ लगाकर बिस्तर पर पड़े पड़े इधर उधर करवटें बदलने में लगा था। कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, किशन ने पड़े पड़े जवाब दिया। मिष्टी घबरा गई थी। किशन को ऐसे देखकर मिष्टी समझ चुकी थी कि शायद उसके पापा की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। तभी वो अचानक चिल्लाकर बोली, नर्स नर्स देखिए ना, पापा को अचानक से क्या हो गया? तृप्ति दौड़ती हुई आई, किशन का चेकअप करने लगी। किशन को देख लेने के बाद तृप्ति ने मिष्टी की ओर देखा और कहा, अंकल बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। मैं पापा का अच्छे से ख्याल रखूंगी, मिष्टी ने तृप्ति की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि मिष्टी तृप्ति से कुछ और कहती, अचानक से किशन बोल पड़ा, अब वक्त आ चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे और देर करनी चाहिए। इन सब में अब एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है। पापा आप किसकी बात कर रहे हैं? मिष्टी ने चौंकते हुए अपने पापा से पूछा। मिष्टी बेटा अपना फोन दो मुझे, किशन ने मिष्टी से कहा। क्योंकि रघु से हुई हाथापाई के दौरान किशन का फोन टूट गया था, मिष्टी ने अपना फोन तो दे दिया, मगर वो अपने पापा से पूछती रही, लेकिन पापा आप किसको फोन कर रहे हैं? कम से कम मुझे तो बताइए पापा। मगर किशन ने मिष्टी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे सीधे एक नंबर डायल करने लगा। वहीं एक कमरे में हर्षित अपने कमरे में कोने पर लगी कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर रहा था। हर्षित दिखने में बहुत हैंडसम और एक हट्टा कट्टा नौजवान था। हर्षित की हल्की हल्की दाढ़ी थी और बड़ी बड़ी काली आंखें। वो अपने हर काम में माहिर था। रोज की तरह ही हर्षित सुबह उठकर अपने काम और बाकी के डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था। तभी अचानक से टेबल पर मौजूद हर्षित का रखा हुआ फोन बजने लगा। हर्षित अपने कामों में इतना बिजी था कि पहली बारी में उसे अपना फोन उठाने का वक्त तक नहीं मिला और उसने इग्नोर किया। जब दोबारा फिर से फोन बजा तो हर्षित ने फोन को बिना देखे ही उठा लिया और बोला, हेलो हेलो। मगर फोन की दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हर्षित ने कॉल कट करके साइड में रख दिया। मगर थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजा। इस बार हर्षित ने फोन देखा तो नया नंबर था। हर्षित ने तुरंत फोन उठाया और फिर से बोला, हेलो हेलो। हाँ जी कौन? मगर इस बार फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो हेलो हर्षित, कैसे हो तुम? इस आवाज को सुनकर अचानक हर्षित के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बदले में बोला, जी नमस्ते, मैं एकदम ठीक हूं, आप कैसे? हर्षित ने तुरंत अपना सारा काम छोड़ दिया और वो कुर्सी से उठकर दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज आई, जो बात हर्षित ने सुनी, वो सुनकर हर्षित एकदम चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके माथे पर शिकन नजर आने लगी। हर्षित आगे कुछ बोल ही नहीं पाया और उसने तुरंत कॉल काट दिया। इतने सालों बाद वो लौट आया, आखिर वो कैसा होगा? लेकिन इतने सालों बाद भी उसने वही काम क्यों किया? हर्षित अपने आप से ही बड़बड़ाकर ये सब बोल रहा था।
धीरे धीरे हर्षित अपने टेबल की तरफ बढ़ा और उसने पास में रखी अपनी पुलिस कैप हाथ में उठाई और वो अपने बीते वक्त में चला गया। जिस तरह बीते वक्त में हर्षित ने इन्हीं हालातों का सामना किया था, कुछ ऐसे ही हालात आज फिर से हर्षित की आंखों के सामने दोबारा से मौजूद थे। बीते दिनों की एक झलक अचानक हर्षित के आंखों के सामने इस तरह आई कि वो एक पल के लिए लॉस्ट हो गया। अभी हर्षित इस बात से कंफ्यूज था कि इतने सालों बाद लौट आने के बाद भी करण उन्हीं हालातों में क्यों फंस गया। तुझे अपने आप को बदलना होगा करण, हर बार मैं तुझे इस तरह बचा नहीं पाऊंगा। इतना कहने के बाद तुरंत हर्षित ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और हर्षित शीशे के सामने खड़ा हो गया, मानो शीशे में उसे अपना पूरा बीता हुआ कल नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ किशन के चेहरे पर अभी भी परेशानी झलक रही थी। किशन किसी भी तरह अपने बेटे को हवालात से बाहर निकालना चाहता था। इससे पहले कि मिष्टी फिर से किशन से कुछ पूछती, किशन मिष्टी को देखते हुए बोला, तो बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे भैया को कुछ नहीं होगा। लेकिन पापा, आपने कॉल किसको किया था, प्लीज बताइए ना। मिष्टी ने फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हुए अपने पापा से कहा। आखिर क्या रिश्ता था करण और हर्षित का? क्या हर्षित करण को सलाखों के पीछे से निकाल पाएगा? और कुछ सालों पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से करण पर जेल जाने तक की नौबत आ गई थी? वहीं हॉस्पिटल में मिष्टी के बार बार पूछने के बाद भी किशन उसे कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए उस कॉल के बारे में मिष्टी को जानने की और ज्यादा इच्छा हो रही थी। पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? अचानक मिष्टी अपने पापा से बोली। तभी किशन ने मिष्टी की ओर देखा और उसने अपना हाथ मिष्टी के सर पर रख दिया और उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मिष्टी बेटा, बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और जो भी होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है। आप मुझे डरा रहे हैं पापा, मिष्टी ने अपने पापा किशन से रोते हुए कहा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटा, हर चीज का एक सही वक्त होता है और हमें उस सही वक्त के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, किशन ने फिर से मिष्टी को समझाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति भी अस्पताल में मौजूद मंदिर के सामने गणेश जी से उस इंसान के लिए प्रार्थना कर रही थी जिसे वो सिर्फ 2 दिन से जानती थी, क्योंकि करण ने तृप्ति पर अपना ऐसा ही इंप्रेशन डाला था। भगवान जी, मैं करण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। जिस तरह से उसका परिवार उसके लिए परेशान है, वो देखकर ऐसा लगता है कि सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज किसी से उसका अपना दूर ना हो। तृप्ति को भी करण की परवाह होने लगी थी। तृप्ति ये बात जानती तक नहीं थी कि कैसे उसके दिल में अचानक करण के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। लेकिन वो भी किस जेल में, मुझे जल्दी से जल्दी उसका अपडेट दो, मैं वेट करूंगा। इतना कहने के बाद हर्षित ने फोन कट कर दिया। अब तक हर्षित अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया था। हर्षित एक बहुत ईमानदार और होशियार पुलिस वाला था। हर्षित अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करने में लगा हुआ था और उससे जो भी हो सकता था उसने सब कुछ करना शुरू कर दिया था। हर्षित की पहुंच बहुत ऊंची थी। कुछ ही घंटों के अंदर उसने सारे मामले का अपडेट ले लिया था। जिस तरह से करण के साथ चीजें हुई थी और उसे अरेस्ट किया गया था, यह सब जानकर हर्षित अभी भी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिरकार करण ने ऐसा क्यों किया। तभी अचानक बाहर से एक हवलदार हर्षित की तरफ आया और उसको सलाम ठोकते हुए बोला, सर, जिस आदमी के बारे में आपने पता लगाने को कहा था उसका पता चल चुका है, पास के ही जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट है वो। इतना सुनते ही हर्षित सीधे अपनी जीप पे बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हर्षित किसी भी चीज में कोई देरी नहीं करना चाहता था। जीवन ज्योति हॉस्पिटल अपने आप में ही एक लग्जरी हॉस्पिटल में आता था जिसकी सेवाएं और इलाज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और रघु इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। अपने वार्ड के बेड में बैठा हुआ रघु आराम कर रहा था। जिस तरह से करण ने रघु को मारा था, उसके बाद रघु का चलना फिरना मानो जैसे बंद हो गया था। कुछ इस तरह करण ने रघु की कई पसलियां तोड़ दी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मिस्टर रघु? दरवाजे के पास मौजूद हर्षित ने जोर की आवाज लगाकर रघु से इजाजत मांगी। इस तरह अचानक हर्षित को पुलिस की वर्दी में देखकर रघु के होश उड़ गए और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? रघु एकदम से घबरा गया और अपने मन ही मन खुद से कहने लगा। जब रघु ने कुछ देर तक हर्षित की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब हर्षित खुद ही अंदर की तरफ आ गया और रघु के काफी नजदीक आकर कहने लगा, आप तो मुझे अंदर भी नहीं बुला रहे हैं? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आइए बैठिए ना। रघु ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया। लगता है आपके पास बहुत पैसा है, वरना यहाँ पर अपना इलाज करवाना हर किसी का बस की बात नहीं है मिस्टर रघु। हर्षित ने इधर उधर अपनी नजर डालते हुए रघु से कहा। सर कुछ हुआ है क्या? मेरा मतलब है कि आप अचानक से यहाँ।
रघु ने हर्षित से पूछा। मिस्टर रघु, मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करने आया हूं। हर्षित ने तुरंत रघु की बात का जवाब दिया। हर्षित के इतना कहने के बाद अब रघु को कहीं ना कहीं शक होने लगा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मगर रघु बहुत चालाक किस्म का आदमी था। वो अच्छी तरह से जानता था कि हर्षित के सामने कितना मुंह खोलना है और कितना नहीं। हाँ हाँ पूछे सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? रघु ने कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद हर्षित ने रघु से कहा, आपकी ये हालत कैसे हुई? मेरा मतलब है कि मैंने सुना है कि आपकी किसी के साथ हाथापाई हो गई। रघु जानता था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसने अपनी बात को घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी किसी से बहस हो गई थी, उसी चक्कर में थोड़ा ये सब। इससे पहले कि रघु अपनी बात पूरी करता, बीच में ही हर्षित ने रघु को रोक दिया और कहने लगा, देखिए मिस्टर रघु, अगर आप सब कुछ मुझे सच सच बता देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके रिकॉर्ड्स कैसे हैं। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाहता हूं मैं? रघु ने हर्षित की इस बात को इग्नोर कर दिया और बदले में कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर सोचने के बाद बोलने लगा, अरे सर, लेकिन मैं सच ही कह रहा हूं, मेरी एक लड़के से थोड़ी बहस हो गई थी, पर हाथ पहले उसने उठाया था। रघु की आंखों से और उसके बोलने के लहजे से ही झूठ की बू आ रही थी। हर्षित साफ साफ समझ चुका था कि रघु झूठ बोल रहा है, मगर अभी हर्षित के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद हर्षित ने रघु से कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई भी सबूत मिला या कोई भी ऐसी बात पता चली जो आप मुझसे छुपा रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। नहीं नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी हालत तो खुद आप देख सकते हैं। रघु ने थोड़ा अकड़कर हर्षित से कहा, ठीक है मिस्टर रघु, तो मैं चलता हूं, लेकिन मेरी कही हुई बात याद रखना आप, हर्षित ने वार्निंग देते हुए कहा। इतना कहने के बाद हर्षित तुरंत उठ गया और सीधे सीधे बाहर की तरफ चला गया। हर्षित के जाने के बाद रघु ने एक लंबी गहरी सांस ली। अब रघु बहुत डर चुका था। रघु ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर करण और रघु का मामला पुलिस तक गया तो वो बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। हर्षित के जाते ही रघु ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और एक कॉल मिला दिया। कॉल मिलते ही रघु गुस्से में आकर बोला, ये मामला पुलिस तक कैसे पहुंच गया? मैंने तुझसे कहा था ना कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। इतना कहते ही रघु ने तुरंत गुस्से में कॉल कट कर दिया। अस्पताल से बाहर निकलते ही हर्षित अपने आप से बड़बड़ाने लगा, आखिर करण के साथ ये सब कैसे हुआ? इसके बारे में मुझे कौन बता सकता है? इतना खुद से कहने के बाद हर्षित ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाल लिया और सीधे सीधे फोन मिलाने लगा। मगर फोन मिलाने के बाद भी हर्षित को कुछ खास पता नहीं चल पाया। आईपीएस विक्रम ने करण को इतनी बुरी तरह से इस केस में लपेट दिया था कि इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी। आईपीएस विक्रम ने अपनी कही हुई बात को मुकम्मल कर दिया था। उसने कुछ बेबुनियाद इल्जाम भी करण पर लगा दिए थे। हर्षित बहुत जिद्दी किस्म का आदमी था। जिस काम को वो एक बार करने की ठान लेता था वो उस काम को करके ही दम लेता था। कैसे भी करके अपने कुछ सोर्सेज से हर्षित ने अब यह पता लगा लिया था कि करण को गोविंदपुरा थाने के एक ऐसी जेल में डाल दिया गया जहां पर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स मौजूद थे। मगर हर्षित के पल्ले अभी तक ये बात सही से नहीं पड़ रही थी कि आखिरकार करण ने कौन सा इतना बड़ा कांड कर दिया था। जब हर्षित को यह बात पता चली कि करण को ऐसे लॉकअप में बंद कर दिया गया तो हर्षित बहुत देर तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अपने मन ही मन हर्षित खुद से सवाल करने लगा, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? जहां तक उसको मैं जानता हूं वो ऐसा है नहीं। जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, पर क्या? हर्षित खुद अपने ही सवालों में उलझ गया। जैन सर। जैसे ही हर्षित गोविंदपुरा थाने में पहुंचा सभी हवलदार और पुलिसकर्मी हर्षित को सलाम ठोकने लगे, क्योंकि हर्षित अपनी पोजीशन में बहुत बड़ा था। हर्षित सहमति से सिर हिलाकर सीधे सीधे अंदर चला गया। अंदर इंस्पेक्टर समर मौजूद था। अचानक हर्षित को वहां देखकर समर चौंक गया और हर्षित के करीब आते ही बोला, सर आप अचानक से यहाँ? अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो। हर्षित ने समर को उसकी बात तक पूरी नहीं करने दी और सीधे सीधे कहने लगा, यहाँ जेल में कोई करण नाम का आदमी है क्या? यस सर, करण नाम का आदमी यही है। समर ने तुरंत हर्षित को जवाब दिया। उसे किस जुर्म में अंदर किया गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हर्षित ने समर से पूछा। समर जरा मुंहफट किस्म का इंसान था। वो किसी के सामने कुछ भी बोल देता था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हर्षित से कहा, क्या बताऊं सर, एक नंबर का बदमाश लड़का है। ड्रग्स, लड़ाई झगड़ा, इन सब में इसका रिकॉर्ड है। और तो और इसके पास से गन भी बरामद हुई है। समर की बातें सुनकर हर्षित के कान खड़े हो गए। हर्षित यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ भी करण कर सकता है। ये सब कब हुआ और पूरी बात क्या है? मैं इस केस को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहूंगा। हर्षित समर को देखते हुए बोला। इससे पहले कि समर अपनी बात को आगे बढ़ाता हर्षित को कुछ और बताता, इतने में ही आईपीएस विक्रम और इंस्पेक्टर राशि भी वहां पर आ गए।
जैन सर। इंस्पेक्टर राशि हर्षित को देखकर बोली। इंस्पेक्टर राशि, ये करण नाम के लड़के का पूरा केस क्या है? कैन यू एक्सप्लेन टू मी? हर्षित ने बिना देर किए तुरंत राशि से सीधे मुद्दे की बात की। राशि ने भी हर्षित को वही बातें बताई जो समर ने अब तक हर्षित को बता दी थी। हर्षित को अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। बदले में हर्षित ने राशि और विक्रम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ और मिस राशि, मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। इंस्पेक्टर राशि ने सहमति से अपना सर हिला दिया। विक्रम बार बार हर्षित को शक की निगाहों से देख रहा था। विक्रम और राशि इस बात से भी हैरान थे कि अचानक हर्षित वहां आकर करण के बारे में क्यों पूछ रहा था, क्योंकि हर्षित उस एरिया का पुलिस ऑफिसर नहीं था, उसके अंडर दूसरा एरिया आता था। तभी हर्षित राशि के साथ पास ही मौजूद चेयर पर बैठ गया। हर्षित और राशि दोनों ही करण के केस को डिस्कस करने लगे। इतने में ही विक्रम ने समर को अपनी ओर आने का इशारा किया। विक्रम और समर दोनों साइड में चले गए। इंस्पेक्टर हर्षित यहाँ क्या कर रहा है? इसको किसने इन्फॉर्म किया इस केस के बारे में? अरे सर, अब ये केस छोटा मोटा केस नहीं रहा, इसके बारे में अब पूरे मीडिया में पता चल चुका है, समर ने विक्रम को जवाब देते हुए कहा। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सबको कैसे पता चला इसके बारे में? विक्रम ने गुस्से में आकर अपनी आवाज को थोड़ा दबाते हुए कहा। ये तो मुझे भी नहीं पता सर, लगता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही फेमस है, समर ने जवाब दिया। अब विक्रम के चेहरे पर टेंशन झलकने लगी थी, क्योंकि अगर गलती से राशि या हर्षित को यह पता चला कि विक्रम ने कई सारे बेबुनियाद इल्जाम भी करण पर लगा दिए हैं, तो विक्रम की नौकरी खतरे में आ सकती थी। अब विक्रम का हर्षित को इस केस से दूर करना बहुत जरूरी हो गया था। इतने में ही विक्रम भी हर्षित और राशि के नजदीक चला गया और थोड़ी देर सोचने के बाद विक्रम हर्षित से बोला, इंस्पेक्टर हर्षित, मुझे लगता है कि यह केस इस एरिया का है, तो हमें ही हैंडल करना चाहिए। सर, मैं जानता हूं कि यह केस इस एरिया का है, लेकिन इस केस में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मेरे एरिया से कनेक्ट करती हैं। और डोंट वरी सर, इस केस को मैं बस अपने तरीके से देखना चाहता हूं एक बार। मैं करण को मेरा मतलब है कि उस लड़के को पर्सनली जानता हूं, और जहां तक मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर सकता, हर्षित ने विक्रम को जवाब दिया। यह सुनकर वहां मौजूद इंस्पेक्टर राशि, आईपीएस विक्रम और इंस्पेक्टर समर तीनों के होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि करण हर्षित के पर्सनली जानने वालों में से है। आईपीएस विक्रम ने करण को इतने सारे इल्जाम में तो फंसा दिया था, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर भी था कि अगर सच्चाई का पता किसी को भी चला तो गड़बड़ हो सकती है। यूं तो विक्रम एक आईपीएस ऑफिसर था, उसके पास पावर भी काफी थी कि वो बहुत सारे डिसीजन खुद ले सकता था, मगर वो इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ था कि उसका एक गलत डिसीजन उसके पूरे करियर पर भारी पड़ सकता था। आखिर हर्षित को करण की इतनी परवाह क्यों हो रही थी, और किस तरह से हर्षित करण को पर्सनल लेवल पर जानता था? क्या हर्षित करण को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? क्या आईपीएस विक्रम का सच सामने आ जाएगा? आईपीएस विक्रम अपनी तरफ से वो सारी कोशिशें कर रहा था जो हर्षित को इस मामले से दूर रखें, मगर हर्षित भी अपनी जिद पर अड़ा था। विक्रम के मना करने के बाद भी हर्षित ने उस केस में से अपने कदम पीछे नहीं लिए, मगर विक्रम हार नहीं मान सकता था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद विक्रम ने फिर से एक बार राशि और हर्षित को बात करते हुए बीच में ही टोक कर कहा, मिस्टर हर्षित, ये जो आपका जानने वाला है ना करण, आपको पता है ये ड्रग्स के मामले में भी पकड़ा गया है। इसके पास से ड्रग्स बरामद हुई है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये किसी ड्रग माफिया के लिए काम कर रहा है। विक्रम की इस बात को सुनकर हर्षित एक पल के लिए रुक गया और कुछ सोचकर कहने लगा, ठीक है, अगर बात ऐसी है तो मैं चीफ ऑफिसर से मिलना चाहूंगा। यह सब बोलकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? विक्रम ने बात का रुख मुड़ता हुआ देखकर कहा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस एक बार अपनी तसल्ली के लिए चीफ ऑफिसर से मिलना चाहता हूं, हर्षित ने मुस्कुराकर कहा। और इतना कहने के बाद हर्षित चीफ ऑफिसर से मिलने चला गया। चीफ ऑफिसर को हर्षित ने वो सारे पेपर्स और वो सारी चीज दिखाई जिसमें यह साफ साफ पता चल रहा था कि करण को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा था। जितना हर्षित करण को जानता था उससे यही साबित होता था कि करण इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकता था, और जिस गुनाह के इल्जाम उस पर लगाए जा रहे थे वो उसमें कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा था। चीफ ऑफिसर ने भी हर्षित को इस केस को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए मंजूरी दे दी। अब हर्षित के पास इस केस की तह तक जाने के लिए एक रास्ता था। करण पर लगे सभी इल्जाम हर्षित ने रफा दफा करवा दिए, और वहीं रघु ने भी अपना केस फौरन ही खुद को किसी बड़ी मुसीबत में न घसीटने के डर से वापस ले लिया था। चीफ ऑफिसर से मिलने के बाद तुरंत हर्षित उसी थाने में आ गया जहां पर करण मौजूद था। हर्षित ने इंस्पेक्टर समर से सबसे पहले करण से मिलने की मांग की। इससे पहले करण और हर्षित एक दूसरे से मिलते, उसने देखा कि हवालात में करण अपने पास ही बैठे हुए टोनी से बात कर रहा था, और उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि करण इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकता था। जितना हर्षित करण को जानता था उससे यही साबित होता था कि करण इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकता था। और जिस गुनाह के इल्जाम उस पर लगाए जा रहे थे वो उसमें कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा था। चीफ ऑफिसर ने भी हर्षित को इस केस को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए मंजूरी दे दी। अब हर्षित के पास इस केस की तह तक जाने के लिए एक रास्ता था। करण पर लगे सभी इल्जाम हर्षित ने रफा दफा करवा दिए, और वहीं रघु ने भी अपना केस फौरन ही खुद को किसी बड़ी मुसीबत में न घसीटने के डर से वापस ले लिया था। चीफ ऑफिसर से मिलने के बाद तुरंत हर्षित उसी थाने में आ गया जहां पर करण मौजूद था। हर्षित ने इंस्पेक्टर समर से सबसे पहले करण से मिलने की मांग की। इससे पहले करण और हर्षित एक दूसरे
कि वो दोनों जेल में आकर बहुत मजबूर या लाचार हैं। ये दोनों हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हर्षित उन दोनों की बातों के बीच में ही अंदर उनके पास चला गया। जेल के बाहर की साइड से हर्षित करण को देखकर बोला, करण, करण, कैसा है तू? और अचानक से यहाँ इतने सालों बाद? उस आवाज को सुनते ही करण एकदम से मुड़ा और उसने देखा कि सामने हर्षित खड़ा है। हर्षित को देखकर करण के मानो होश उड़ गए। वो कुछ देर तक हर्षित की बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाया। उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये साफ साफ बता रही थी कि हर्षित को वहां अचानक से देखकर करण को कितनी खुशी मिली है। भाई, भाई आप यहाँ? हर्षित ने अपने भाई होने का फर्ज अदा कर दिया था और उसने करण को जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। करण के मुंह से भाई शब्द सुनकर पीछे खड़ा समर और जेल के सभी अपराधी एकदम से चौंक गए। पास में खड़े इंस्पेक्टर समर की तो मानो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। इससे पहले कि हर्षित और करण एक दूसरे से कुछ कहते, इतने में ही करण के पास में बैठा टोनी बोलने लगा, तूने बताया नहीं बिड़ू, तेरा भाई एक पुलिस वाला है। तू तो बड़ा ही चालू निकला रे। तेरे को अपन मान गया बिड़ू, तू तो एकदम झकास है रे। करण टोनी की यह बात सुनकर हंसने लगा, लेकिन उसने बदले में टोनी से उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। हर्षित ने अपने पीछे खड़े समर को लॉकअप का ताला खोलने के लिए कहा और करण को बाहर निकालने का इशारा कर दिया। इतने में ही करण को लॉकअप से बाहर निकाल दिया गया। पास के दूसरे लॉकअप में मौजूद मिराज की आंखों में गुस्सा अभी भी भरा हुआ था। अब मिराज के मन में करण से बदला लेने की वो खुन्नस आग में बदल चुकी थी। वो अपने मन ही मन खुद से बोला, तेरी चालाकी बहुत जल्दी निकालने वाला हूं मैं। तेरी मौत नजदीक है, बस मैं किसी तरह से एक बार बाहर निकल जाऊं। इंस्पेक्टर समर ने बिना देर किए ही लॉकअप का ताला खोल दिया। हर्षित करण को लेकर सीधे सीधे बाहर की तरफ आ गया। मिस राशि और आईपीएस विक्रम ने जब देखा कि करण रिहा होकर बाहर आ रहा है तो उन दोनों के होश उड़ गए और विक्रम ने तुरंत हर्षित की तरफ देखते हुए बोला, हर्षित, मिस्टर हर्षित, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना वो? इससे पहले कि विक्रम अपनी बात पूरी करता, हर्षित ने अपना हाथ ऊपर कर दिया और विक्रम को बीच में ही रोक दिया और बदले में जवाब देते हुए बोला, सॉरी सर, पर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। और जहां तक बात है करण के किए हुए क्राइम की, तो उसने कोई क्राइम नहीं किया है। मैंने चीफ ऑफिसर से बात कर ली है। और हाँ, एक बात मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, करण मेरा भाई है। ये सुनते ही विक्रम और राशि दोनों के कान खड़े हो गए। उन दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ साफ झलकने लगी। वो दोनों कहीं ना कहीं यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि करण और हर्षित दोनों भाई हैं। इतने में ही करण भी अब अपनी नजरों को ऊपर करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैं इनका छोटा भाई हूँ। इस बार करण की बात में एक अलग किस्म का दम था। वो अपनी छाती को चौड़ा करके इस बार बोल पा रहा था। इतना कहते ही करण ने हर्षित को जोर से कसकर गले लगा लिया। इतने सालों बाद एक दूसरे को गले लगाते हुए हर्षित और करण दोनों की मानो जैसे आंख भर आई, मगर सबके सामने उन दोनों ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इतना कहते ही हर्षित और करण एक साथ बाहर की तरफ चले गए। विक्रम आगे कुछ नहीं बोल पाया और अपने मन ही मन में अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगा, आज तो बच गया तू, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो तूने राशि के साथ किया है ना, इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। तब तक जी ले सुकून से अपनी जिंदगी, जितना जी सकता है। राशि के चेहरे पर भी इस बात की खुन्नस नजर आ रही थी कि करण को इतनी आसानी से रिहा कैसे कर दिया गया। राशि इसलिए इतनी ज्यादा परेशान नहीं थी कि करण ने उसके साथ कहीं ना कहीं फ्लर्ट और बदतमीजी करने की कोशिश की, मगर राशि अपने काम को और अपनी ड्यूटी को बहुत दिल से निभाती थी। तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह था कि इतने सबूत होने के बाद भी करण को इतनी आसानी से बाहर कैसे रिहा कर दिया गया। आखिर विक्रम के दिल में करण के लिए इतनी आग क्यों पैदा हो गई थी? क्या मकसद था विक्रम का इन इरादों के पीछे? अब तक करण ने हर्षित को यह बता दिया था कि उनके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हर्षित भी अब करण के साथ अस्पताल की तरफ जा रहा था। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे, उन दोनों की मानो जैसे बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। और बातें करते करते कब वो दोनों हॉस्पिटल के सामने पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जीप से बाहर निकलने के बाद तुरंत वो दोनों हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। हर्षित, हर्षित, तू आ गया बेटा। करण, करण कहाँ है? हर्षित को अपनी आंखों के सामने देखते ही उसके पापा किशन तुरंत बोल उठे। मिष्टी भी दौड़ती हुई हर्षित के पास चली गई और उसने हर्षित को कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू मौजूद थे, मगर अपने भाई को देखते हुए मानो जैसे उसका चेहरा ही खिल गया। इससे पहले कि हर्षित किशन से पूछे हुए सवाल का कोई जवाब देता, अचानक पीछे से एक आवाज आई, आपका करण भी यही है पापा। अब करण इतनी आसानी से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। करण को देखते ही मिष्टी और किशन का चेहरा खुशी से खिल उठा और साथ ही साथ उन दोनों की आंखों से आंसू भी झलकने लगे। करण को देखते ही बेड पर बैठे किशन ने अपनी बाहें फैला दी और करण ने दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाकर उन्हें गले से लगा लिया। आप ठीक तो है ना पापा?
अभी तक ठीक नहीं था, लेकिन अब तू आ गया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। किशन ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा। अब मैं आ गया हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मतलब अब करण आ गया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, हाँ? मिस्टी और मुझे साइड कर दिया। इतने में ही अचानक हर्षित ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सब मेरे लिए बराबर हो। इतना कहते ही मिष्टी और हर्षित भी उन दोनों के पास चले गए और चारों एक दूसरे से गले मिलने लगे। उस परिवार को इस तरह प्यार से एक साथ देखकर दरवाजे पर खड़ी तृप्ति की आंखों में मानो जैसे आंसू आ गए। तृप्ति को किशन ने देख लिया था। इससे पहले कि तृप्ति वहां से चली जाती या किसी और की नजर तृप्ति पर पड़ती, किशन जोर से दरवाजे की तरफ देखकर बोला, तृप्ति बेटा, इधर आओ। तृप्ति हंसते हुए किशन की तरफ गई। तृप्ति के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए किशन बोला, मैं यहाँ पर एक मरीज हूं, लेकिन इस बच्ची ने मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। उसने मानो जैसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मेरा ख्याल रखा। तृप्ति को देखकर करण भी उसकी आंखों में देखने लगा। करण को सही सलामत देखकर तृप्ति को कहीं ना कहीं मन ही मन में एक राहत महसूस हुई और उसने करण की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में मानो जैसे उसका हाल पूछ लिया। तभी अचानक करण ने तृप्ति से कहा, कैसी हो तुम? और पापा का ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। उनका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तृप्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पास में खड़ा हर्षित तृप्ति और करण को देखकर यह साफ साफ अंदाजा लगा सकता था कि वो दोनों एक दूसरे से इशारों ही इशारों में बातें कर रहे हैं। तृप्ति थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। तभी हर्षित ने करण को साइड में जाकर कहा, अबे तू अभी तक बदला नहीं ना, और तेरी ये लड़कियों पर फिसलने वाली आदत नहीं गई ना अभी तक? क्या भैया, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है, करण ने थोड़ा शर्माते हुए हर्षित से कहा। मगर करण की आंखें ये साफ साफ बता रही थी कि तृप्ति को देखकर करण लट्टू हो गया था। तभी अचानक हर्षित ने करण से पूछा, वैसे करण, तू इतने सालों तक था कहाँ? तूने क्या किया? क्या तुझे हम सबकी याद नहीं आई? करण अपने बीते हुए पलों को फिलहाल के लिए याद नहीं करना चाहता था। उसने हर्षित से अपनी नजरें चुरा ली और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, अब तो मैं आप लोगों के साथ ही हूं ना भैया, पुरानी बातों में क्या रखा है? और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि मैं सही सलामत आप लोगों के पास वापस आ गया। अपनी बात को करण घुमा फिरा कर हर्षित को बता रहा था, क्योंकि करण बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि करण की बीती कुछ सालों की जिंदगी में जो जो हुआ वो किसी को भी पता चले। वहीं हर्षित ने आगे कुछ नहीं कहा। तृप्ति करण से सही तरह से मिल तक नहीं पाई थी। करण अपने परिवार के साथ था, मगर तृप्ति कहीं ना कहीं उससे मिलना चाहती थी। इससे पहले कि तृप्ति करण को इधर उधर ढूंढती, अचानक करण तृप्ति के सामने आ गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा हड़बड़ा गई और करण को देखते हुए हकलाते हुए बोली, अरे तुम अचानक कहां से आ गए? मेरा मतलब था कि तुम अगर तुम बोलो तो मैं यहां से चला जाता हूं। करण ने मजाक के लहजे में तृप्ति से कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? अब सब ठीक है ना? तृप्ति ने करण से पूछा। तो तुम्हारा क्या मतलब था? तुम्हें मुझे यहां देखकर खुशी नहीं हुई? करण ने फिर से तृप्ति से कहा, अरे बाबा, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस यूं ही कह रही थी। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है, उन्हें कभी भी हर्ट मत करना। तृप्ति ने बहुत प्यार से करण को समझाते हुए कहा। करण ने सहमति से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैसे तुम करते क्या हो? तृप्ति ने अचानक करण से सवाल किया, मगर करण ने तृप्ति की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस कुछ देर के लिए उसकी आंखों को निहारता रहा। अब तृप्ति को कहीं ना कहीं शर्म आने लगी थी। वो कभी अपने बालों को अपने कानों के पीछे डालती तो कभी अपनी उंगलियों को दबाती। उसका चेहरा मानो शर्म से लाल पड़ने लगा था। इससे पहले कि तृप्ति करण से कुछ पूछती, अचानक करण ने तृप्ति को देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अपने एक्साइटमेंट को न छिपाते हुए तृप्ति ने फट से कहा, हाँ हाँ, मैं चलूंगी ना। और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में हाँ बोल गई, इसलिए शर्म से उसने अपना मुंह छिपा लिया। उस वक्त करण और तृप्ति एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ डेट पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। आखिर क्या किया करण ने इतने साल, जो वो किसी से ये बात शेयर नहीं करना चाहता? क्या तृप्ति और करण दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था? क्या आईपीएस विक्रम करण से बदला लेने में कामयाब हो पाएगा? इतने सालों बाद अपने भाई से मिलने की खुशी में करण रघु के बारे में सोचना तो भूल ही गया था। सभी लोग खुशी खुशी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तभी अचानक करण के दिमाग में रघु का ख्याल आया और वो अपने ही आप से बोला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने जो हरकत आज की है ना, तूने मुझे मेरे परिवार से अलग करने की सोची ना,
इतने में ही करण अचानक खड़ा हो गया और सभी लोगों को देखते हुए कहने लगा, आप सब लोग बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इससे पहले कि कोई करण से सवाल जवाब करता, करण सीधे सीधे बाहर की तरफ चला गया। करण को रास्ते में आते आते बार डांसर रोशनी से पता चल गया था कि रघु किस हॉस्पिटल में एडमिट है। तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा को इस तरह दर्द देने का हक नहीं है किसी को। इस तरह गुस्से में बड़बड़ाते हुए करण जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुंच गया, जो सिटी हॉस्पिटल के पास में ही था। मानो जैसे आज वो रघु को जान से ही मार देगा। लेकिन करण ने यह नोटिस नहीं किया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। इससे पहले कि करण रघु के वार्ड में पहुंचता, अचानक ही कुछ गुंडों ने करण को बीच में ही दबोच लिया। अपने चेहरे पर काला मास्क पहने हुए गुंडे जबरदस्ती करण को अपनी ओर घसीट कर एक खाली वार्ड में ले गए। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने पूछा, कौन हो तुम लोग? करण एक पल के लिए हैरान हो गया था कि अब ये लोग कौन है, क्योंकि हर दिन उसके लिए नए लोगों से लड़ना मानो जैसे आम बात हो गई थी। इतने में ही वो गुंडे करण को लात घूंसे मारने लगे। फिर एक गुंडा धीरे से करण के सामने आया और उसने अपना मास्क उतारा। उसे देखकर ही करण चौंक गया। करण के सामने विजय उस्ताद खड़ा था। अपने गुस्से में लाल हुई आंखों से विजय करण की ओर देखते हुए बोला, तेरे को बोला था ना मैं कि अपना टीम ज्वाइन करने का, लेकिन तूने किया नहीं क्योंकि तेरे को हीरो बनने का था। हाँ? अपन को मना करने का अंजाम क्या हो सकता है जानता है ना तू? इतना कहने के बाद विजय उस्ताद ने एक जोर का मुक्का करण के मुंह पर दे मारा। करण ने भी बदले में अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश की, मगर उसे पीछे से कुछ गुंडों ने पकड़ा हुआ था। तभी करण ने अपनी सारी ताकत लगाकर पीछे से उन गुंडों को धक्का देकर गिरा दिया और सीधे जाकर करण ने विजय का गला दबाकर कहा, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? अगर मैंने किसी चीज के लिए ना कह दिया है तो इसका मतलब ना ही होगा। इतने में विजय अपने आप को बचाते हुए बोला, ये अपन का इलाका है, यहाँ वही चलेगा जो अपन बोलेगा। तेरे जैसे लोग अपनी जेब में पड़े रहते हैं क्या? करण का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अचानक विजय उस्ताद का गला इतनी जोर से दबाया कि विजय उस्ताद की कराह निकल गई। आसपास के लोगों को भी अब भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसलिए हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। विजय उस्ताद किसी भी तरह से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। उसने करण को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपने पंटर लोगों के साथ सीधे सीधे भागने लगा और जाते जाते करण को धमकी देते हुए गया, फिर से देख लेगा तुझे अपन। तूने अपनी मौत को इनविटेशन दे दिया रे छोकरे। मैंने तुझे अपनी गैंग ज्वाइन करने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने दुश्मनी मोल ले लिया अपन से। अरे इतना ही दम है तो मुझसे लड़ना, भागता क्यों है? करण ने भी गुस्से में जवाब दिया, लेकिन विजय उस्ताद इससे आगे कुछ नहीं बोला और वहां से तुरंत भाग निकला। आसपास के सभी लोग करण को अजीब निगाहों से देखने लगे। थोड़ी देर में माहौल शांत हो गया था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ शांति से अपनी जिंदगी जीने आया था, लेकिन यहाँ तो। करण अपने मन ही मन में खुद से सवाल किए जा रहा था। अरे करण, तू कहाँ चला गया था? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। करण को वहां वापस आया देख अचानक से हर्षित ने पूछा। कुछ नहीं भैया, वो बस कुछ जरूरी काम आ गया था, करण ने हर्षित को जवाब दिया। करण की बात करने के लहजे से कहीं ना कहीं हर्षित को मानो जैसे ऐसा लग रहा था कि करण किसी सोच में पड़ा हुआ है, क्योंकि करण फिजिकली तो उन लोगों के साथ मौजूद था, मगर उसका दिमाग कहीं और ही गुम था। इतने में हर्षित ने अचानक से करण से पूछ लिया, तू ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ध्यान का है तेरा यार? हाँ भैया, एकदम ठीक हूं मैं, थोड़ा थक गया हूं बस। इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी करता, इतने में ही बीच में पास में बैठी बिष्टी बोली, अब लगता है आपको मेरे हाथ के खाने की जरूरत है। मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी तो आप भले चंगे हो जाएंगे। आपके लिए स्पेशल पराठे बनाकर लाई हूं मैं, आपके मनपसंद आलू के पराठे। मिष्टी की बातें सुनकर करण के चेहरे पर अचानक से स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे चलकर मिष्टी के नजदीक जाकर बैठ गया। मिष्टी ने करण को अपने हाथ से अपने बनाए हुए पराठे खिलाए। इतने में ही करण अचानक मिष्टी की तरफ देखने लगा और प्यार से उसके गालों को खींचते हुए बोला, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है बच्चा? हाँ भैया, अब आप आ गए हैं ना, अब मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मिष्टी ने बदले में प्यार से करण को देखते हुए कहा। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, तभी अचानक किशन अपने बेटे करण और हर्षित दोनों को देखते हुए बोला, बेटा तुम दोनों जानते हो कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, अब सब तुम दोनों को ही देखना है। करण और हर्षित दोनों अपने पापा की तरफ सहमति से सिर हिलाकर हाँ में जवाब देने लगे। हर्षित पुलिस डिपार्टमेंट में था तो हर्षित के सामने उसका रास्ता पूरी तरह से साफ था, मगर करण के पास कोई नौकरी नहीं थी। करण को अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना था और उसके सिर पर उसके पापा और मिष्टी की जिम्मेदारी भी थी। अपने पापा की बात सुनकर करण को एक पल के लिए अच्छा महसूस नहीं हुआ और वो सीधे बाहर की तरफ चला गया और अपने मन ही मन में खुद से कहने लगा,
मुझे कैसे भी करके अपने लिए एक जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। मैं इस तरह खाली नहीं बैठ सकता। एक नौकरी कर लूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। तभी करण की नजर पास में मौजूद एक न्यूज़पेपर पर गई। उसने तुरंत उसे उठा लिया और उसमें जॉब तलाशने लगा। बहुत सारी जॉब्स थी, लेकिन एक कॉर्नर पर एक जॉब का ऐड कुछ अलग था। करण ने देखा, पता नोट किया और करण ने तुरंत इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया। अगली सुबह करण जॉब इंटरव्यू के लिए निकल गया। उसने अभी अपने घर में किसी को यह बात पता नहीं लगने दी थी कि वो जॉब की तलाश में जा रहा है। एड्रेस पर पहुंचने के बाद करण ने देखा कि इंटरव्यू देने के लिए वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कुछ 2-3 लोग ही वहां पर आए थे। जगह भी कुछ अटपटी सी लग रही थी। वहां सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट खाली थी और वहां नौजवान हट्टे कट्टे आदमी की जरूरत थी। करण का फिजिक बहुत अच्छा था और करण भी अपने आप को इस जॉब के लिए कहीं ना कहीं फिट मानता था। थोड़ी देर बाद, यू आर सिलेक्टेड मिस्टर करण, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। इतना कहते हुए सामने वाले आदमी ने करण से हाथ मिलाया। करण को खुशी तो हो रही थी, मगर साथ ही साथ वो हैरान भी था। वो इंटरव्यू देने के लिए आया और सीधे सिलेक्ट हो गया। उससे ना तो ज्यादा सवाल जवाब किए गए और ना ही करण को कुछ पूछने का मौका दिया। थैंक यू सर, मैं कल से ही आ जाऊंगा। इतना कहकर करण ने भी उस आदमी से हाथ मिलाया और वो सीधे बाहर की तरफ आ गया। बाहर मौजूद कुछ लोग करण को अजीब निगाह से देख रहे थे। वो लोग भी वहीं पर काम करने वाले एम्प्लॉय लग रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि करण यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके पास अब एक नौकरी है। महीने के 15,000 कमाकर कहीं ना कहीं करण की जिंदगी में एक छोटी सी खुशी आने वाली थी। कुछ तो अजीब है, लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। इससे पहले कि करण अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर देता, अचानक करण को याद आया कि आज रात उसे तृप्ति को डिनर पर भी ले जाना है। ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया कि आज तृप्ति को। करण जल्दी जल्दी बस पकड़कर वहां से चला गया। उसने अपना ज्वाइनिंग लेटर सही तरह से देखा तक नहीं। तृप्ति बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी तक करण ने तृप्ति को नर्स की ड्रेस में ही देखा था, मगर आज तृप्ति अच्छे से तैयार होकर आई थी। मानो जैसे करण की नजर कुछ देर के लिए तृप्ति पर से हट ही नहीं रही थी। तृप्ति ने जरा शर्माते हुए करण से पूछा, ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुमसे नजर हट नहीं रही है। करण ने तृप्ति को जवाब दिया। करण के ऐसा कहने पर तृप्ति शर्मा गई। करण तृप्ति को पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले गया था। रेस्टोरेंट कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर करण अपनी सहूलियत के हिसाब से वहां गया हुआ था। करण और तृप्ति आज पहली बार एक दूसरे के साथ डेट पर गए थे। करण थोड़ा नर्वस था और तृप्ति भी थोड़ा घबराई हुई थी। करण बार बार अपने हाथ में मौजूद रेस्टोरेंट की मेन्यू कार्ड को देखकर थोड़ा घबरा रहा था। उसकी नजरें खाने की डिशेस के रेट पर थी, मानो जैसे वो अपने मन ही मन में हिसाब लगा रहा हो। ये तू क्या कर रहा है करण? अगर इस तरह से बार बार रेट देखेगा तो तृप्ति क्या सोचेगी तेरे बारे में? लेकिन सारा हिसाब लगाना भी तो जरूरी है ना। करण की जेब खाली थी, ये बात कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर झलक रही थी। इससे पहले कि तृप्ति करण से कुछ कहती, इतने में ही वेटर आ गया। सर, मैम, मे आई टेक योर ऑर्डर प्लीज? यस, 2 कॉफी, 2 नूडल्स और 1 आइसक्रीम। करण ने तुरंत ऑर्डर दिया। वेटर करण की बात मानने के बजाय बीच में ही करण को कहने लगा, अरे सर, ये तो हर कोई ऑर्डर करता है, आप यहाँ का स्पेशल थाली ऑर्डर करिए ना, यहाँ का सबसे। इससे पहले कि वेटर अपनी बात पूरी करता, करण ने उसे आंखें दिखाई। करण के गुस्से वाले चेहरे को देखकर वो समझ गया। तृप्ति ने बिना देर किए हुए करण से पूछ लिया, तुम ठीक तो हो ना? अब मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कहीं और चलें। तभी करण ने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और अपने माथे पर आए पसीने को हल्के हल्के पोंछने लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मेरा दिमाग कहीं और था। इससे पहले कि करण और तृप्ति एक दूसरे से कुछ और बात करते, पीछे से एक आवाज आई, जिस आवाज ने करण और तृप्ति दोनों को हैरान कर दिया। हे तृप्ति, तृप्ति माय डार्लिंग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। इतने में ही एक लड़की अचानक दौड़कर तृप्ति के पास आई और उसने तृप्ति को कसकर गले लगा लिया। कितने सालों बाद मिल रही है तू, कैसी है तू? कितना टाइम हो गया ना तुझे देखे हुए यार, तू आज भी नहीं बदली। यह आयुषी थी, तृप्ति के स्कूल की फ्रेंड। देखने में आयुषी भी बहुत सुंदर थी। तृप्ति के चेहरे पर आयुषी को देखकर कुछ ज्यादा खुशी नजर नहीं आ रही थी। बदले में तृप्ति हैरान होकर आयुषी से बोली, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तू कैसी है? तू देख सकती है मैं एकदम बढ़िया हूँ और बहुत खुश भी हूँ। अच्छा मेरी छोड़, तू बता तू क्या कर रही है यहाँ? मेरा मतलब है कि जिस तरह बचपन में बोलती थी सोशल सर्विस करूंगी, वही तो नहीं कर रही है ना? हाँ। आयुषी ने तृप्ति से कहा। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि तृप्ति अपनी बात पूरी करती, अचानक आयुषी की नजर पास में बैठे करण पर पड़ी। करण को देखते ही आयुषी बोली,
ओह, मैडम ने बॉयफ्रेंड भी बना लिया। अच्छा, तो ये है वो मिस्टर जो हमारी बेस्ट फ्रेंड तृप्ति के दिल पर राज करते हैं, हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं बस। तृप्ति अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि आयुषी ने बीच में ही तृप्ति को टोक दिया। अरे तृप्ति, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अब जो है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे कुछ महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है और जो मेरा फियांसे है ना, नील, वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, महीने के 2-3 लाख रुपए कमाता है। कहीं ना कहीं आयुषी का तृप्ति के मुंह पर एक जोरदार ताना था, क्योंकि करण के होलिये को देखकर आयुषी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि करण कहाँ स्टैंड करता है। इसलिए वो तृप्ति को ताने पर ताने कसे जा रही थी। तृप्ति का मुंह उतर गया, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। तभी आयुषी ने कहा, सुनना यार, कल मेरे फियांसे के फ्रेंड का बर्थडे है, तो तुझे पार्टी में जरूर आना है। और हाँ, प्लीज अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। इससे आगे आयुषी ने तृप्ति को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और वो जल्दबाजी में वहां से चली गई। मगर आयुषी ने जाते जाते पूरा माहौल खराब कर दिया था। करण जैसे ही अपना हाथ तृप्ति के हाथ पर रखने ही वाला था और उसका मूड ठीक करने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, जाओ जाओ बेटा, भैया के पास जाओ, भैया को जोर से हक करो। तृप्ति और करण ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़ी एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची को करण के पास भेजते हुए ये कह रही थी, और वो छोटी सी बच्ची करण की ओर भागती हुई आ रही थी। आखिर कौन थी वो औरत? क्या रिश्ता था उस औरत का करण से? क्या तृप्ति और करण आयुषी की बुलाई हुई पार्टी में जाएंगे? आखिर आगे क्या मोड़ लेने वाली थी करण और तृप्ति की जिंदगी? अचानक एक छोटी सी बच्ची करण की तरफ दौड़कर आ रही थी। वहीं ठीक उसके पीछे एक औरत करण की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। करण और तृप्ति दोनों ये देखकर हैरान नजर आने लगे थे। इतने में ही वो औरत भी धीरे धीरे करण के नजदीक आने लगी और करण को देखते ही उसके चेहरे पर मानो जैसे बड़ी सी मुस्कान झलकने लगी। आप कैसे हैं? आपको पता भी है मैंने आपको कितना ढूंढा? आप आज तक कहाँ थे? आपको पता है अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। कितने साल बीत गए आपको देखकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। करण इन बातों को सुनकर जैसे पूरी तरह से लॉस्ट हो गया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये औरत उसके सामने इतना खुश नजर क्यों आ रही है और करण से इस तरह हंस हंस कर क्यों बातें कर रही है। करण बार बार तृप्ति की तरफ देख रहा था और तृप्ति के चेहरे पर भी सवाल नजर आ रहे थे। करण की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने थोड़ी देर रुकने के बाद उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको याद है ना, मुंबई में आपको मैं मिली थी, आपने हमारी मदद की थी। स्वाति ने बड़े प्यार से करण की तरफ देखकर जवाब दिया। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच में आपको नहीं जानता। करण ने फिर से एक बार अपनी बात पर जोर देते हुए स्वाति की तरफ देखकर कहा। मिसेस स्वाति शर्मा एक 28-30 साल की सिंगल मदर थी। उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम निम्मी था, जो अभी करण को देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ सालों पहले करण से स्वाति का राब्ता हुआ था और करण ने स्वाति की जिंदगी के बुरे हालातों में उसका साथ दिया था। जब करण ने स्वाति को पहचानने से इनकार कर दिया तो स्वाति को एक पल के लिए अच्छा नहीं लगा। बदले में स्वाति करण को देखकर बोली, मुझे नहीं पता कि आप मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपना एहसान जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपका वो एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। पास में मौजूद स्वाति की छोटी सी बच्ची निम्मी भी बार बार करण को देखकर मुस्कुरा रही थी। करण जब जब उस छोटी सी बच्ची को देख रहा था तब तब उसे एहसास हो रहा था कि मानो जैसे पहले भी वो उस बच्ची से मिल चुका हो, मगर सही तरह से करण को कुछ भी याद नहीं था। स्वाति के बात करने के लहजे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी प्रकार से झूठ बोल रही हो या फिर एक्टिंग कर रही हो। करण दूसरों की भावनाओं की कदर करना जानता था। उसने स्वाति की तरफ देखा और थोड़ी देर रुकने के बाद कहने लगा, देखिए, हो सकता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। आप मुझे जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। हो सकता है कोई और हो जो थोड़ा बहुत मेरी तरह दिखता हो। नहीं, मैं आपको पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। स्वाति ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा। करण एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, मगर तृप्ति के दिमाग में करण को लेकर कई सारे सवाल पैदा हो रहे थे। कितनी सारी चीजें इस लड़के के साथ होती रहती हैं। कभी कभी अचानक ये गुस्सा करने लगता है तो कभी कभी इसकी आंखों में इतना प्यार देखने को मिलता है। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? इसके दिल में है क्या? इससे पहले कि कोई कुछ कहता, इतने में ही करण सीधे बिल काउंटर की तरफ चला गया और उसने पाया कि बिल काउंटर पर कोई भी नहीं है। इससे पहले वो इधर उधर किसी को बुलाने के लिए आवाज देता, स्वाति उसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, ये रेस्टोरेंट मेरा ही है और मैं आपसे पैसे तो बिल्कुल नहीं ले सकती। अरे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरह फ्री में कुछ नहीं करता। करण ने अपनी बात रखते हुए कहा।
मगर करण स्वाति की बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था, क्योंकि करण बहुत खुददार किस्म का इंसान था। स्वाति के बार बार मना करने के बाद भी करण ने पूरा बिल पे किया। करण सीधे सीधे बाहर की तरफ जाने लगा। स्वाति अभी भी पीछे से करण को आवाज दे रही थी, मगर करण ने रुकना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा, क्योंकि करण अभी खुद ही इस बात से श्योर नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तृप्ति तो मानो जैसे कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इतना कुछ अचानक उसकी आंखों के सामने हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करण बेचैन था। उसके साथ हुए हादसे में से यह सबसे पेचीदा हादसा था कि वो अपने सामने मौजूद उस औरत को नहीं पहचान पा रहा था, जो उसे बार बार ये कह रही थी कि वो करण को जानती है। बहुत रात हो चुकी है। करण वापस हॉस्पिटल लौट आया। तृप्ति को घर जाने में लेट हो रहा था, इसलिए वो एक ऑटो करके अपने घर चली गई। हॉस्पिटल पहुंचकर करण ने देखा कि सभी लोग आराम कर रहे हैं। हर्षित भी वहां पर मौजूद नहीं था। करण जाकर चुपचाप से एक चेयर पर बैठ गया और अपने मन ही मन सोचने लगा, इतने सालों बाद मैंने सोचा था कि अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो लेडी मुझे पहचानती है और मैं नहीं पहचान पा रहा उसे? क्या मैं उस लेडी को जानता हूँ? वो कौन है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा उसके बारे में? करण के मन में इस तरह की बेचैनी थी, वो किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी करण को खुद ही नहीं पता था कि मसला है क्या। कुछ ही देर में करण की भी आंख लग गई। अगर मैं नहीं गई तो आयुषी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। वो फिर से जीत जाएगी और मैं एक बार फिर से हार जाऊंगी। हमेशा से वो मुझे ताने मारती आई है और मैं सब होने नहीं दूंगी। शीशे के सामने खड़ी तृप्ति अपने आप से बातें करते हुए ये सब कह रही थी। शाम का वक्त था। चांदनी बार पूरे शबाब पर था। उस पार्टी में लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी। बड़े से बड़े घराने के लोगों की गाड़ियां बाहर पार्क थी। करण और तृप्ति भी इस पार्टी का हिस्सा बनने आए हुए थे। करण और तृप्ति बार के पास आए तो करण ने देखा कि ये वही बार है, चांदनी बार। तृप्ति भी पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। करण और तृप्ति अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी पार्टी में मिले थे। वो दोनों अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि पूरा होटल अंदर से भी चमचमा रहा था। डीजे के पास ही आयुषी डांस कर रही थी। आयुषी मानो जैसे पूरी तरह मदहोश थी। उसकी आंखों की चमक ये साफ साफ बयां कर रही थी। अपने एक ग्रुप के साथ आयुषी डांस कर रही थी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास मौजूद था। करण भी आज किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ब्लैक कलर का आउटफिट पहने हुए करण काफी जच रहा था। तृप्ति ने उस पर एक नजर डालते हुए कहा, तुम आज काफी हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है? हाँ, हो सकता है कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ, लेकिन तुम तो बिजलियां गिरा रही हो। तुम्हारी खूबसूरती तो। इससे पहले कि करण और तृप्ति एक दूसरे को कुछ और कहते, अचानक सामने से दौड़कर आयुषी उनके पास आई और बोली, हे तुम लोग आ गए, थैंक यू सो मच हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। डीजे की आवाज के साथ साथ आयुषी भी जोर से बोल रही थी। आयुषी ने एक नजर करण की तरफ देखा। आज करण काफी अलग लग रहा था। आयुषी की आंखों में करण और तृप्ति को एक साथ देखकर जलन साफ दिख रही थी। बहुत देर तक ऐसे ही करण को घूरती रही। इससे पहले कि तृप्ति आयुषी को कुछ कहती, बीच में ही करण आयुषी को देखकर बोला, अब तुमने इतने प्यार से बुलाया था तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कैसे नहीं आती? करण के एकदम जवाब देने से आयुषी जरा चिढ़ गई, क्योंकि अभी तक आयुषी करण को बेचारा और लाचार समझ रही थी। मगर अभी आयुषी ने जिस रूप में करण को देखा था, वो जान चुकी थी कि करण भी कुछ कम नहीं है। तभी पास से एक आवाज आई। ये आवाज आयुषी के बॉयफ्रेंड नील की थी। ए बेबी कम ऑन यार, लेट्स डांस। यस यस आ रही हूँ बाबा। आयुषी ने इधर से ही नील को जवाब दिया। करण और तृप्ति की तरफ देखते हुए आयुषी थोड़ी देर बाद फिर से बोली, नील भी ना, इसका मन ही नहीं लगता मेरे बिना। तृप्ति और करण ने कुछ भी नहीं कहा और आयुषी की तरफ सहमति में हाँ में अपना सिर हिला दिया। इससे पहले कि आयुषी नील के पास जाती, अचानक से समर्थ ने आकर आयुषी के कंधे पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में शरारत भरी नजरों से देखते हुए बोला, अपने दोस्तों से मुझे नहीं मिलवाओगे? समर्थ भी उसी पार्टी में मौजूद था। समर्थ नील का दोस्त था, या कुछ यूं कह लो कि समर्थ और नील बहुत खास दोस्त थे। समर्थ के पापा शहर के जाने माने एमएलए थे। दिखने में समर्थ भी काफी हैंडसम और हट्टा कट्टा किस्म का लड़का था। अपने हाथ में उसने एक वाइन का ग्लास पकड़ा था। तृप्ति को देखते ही मानो जैसे उसकी आंखों में वासना की चमक दौड़ गई। वो बहुत देर तक तृप्ति को एकटक गंदी नियत से निहारता रहा। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल गई। तृप्ति, ये समर्थ है, नील का बेस्ट फ्रेंड, और समर्थ, ये तृप्ति है, मेरे स्कूल की दोस्त। आयुषी ने जानबूझकर करण का राब्ता समर्थ से नहीं करवाया, मगर करण अच्छी तरह से आयुषी के इंटेंशन को समझ रहा था। इससे पहले कि आयुषी करण के बारे में कुछ भी कहती, करण ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए समर्थ से कह दिया, हाय मेरा नाम करण है, मैं तृप्ति का दोस्त हूँ। समर्थ ने भी हैरान होकर करण से हाथ तो मिला लिया, मगर करण से मिलने के बाद समर्थ ने कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। कुछ देर बाद समर्थ ने अपने वाइन के ग्लास से एक घूंट लेने के बाद
तृप्ति की तरफ अपनी नजर घुमाई और कहने लगा, मिस तृप्ति, लगता है तुम्हें पार्टी करने का बहुत शौक है, राइट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तृप्ति ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। इससे पहले कि करण बीच में कुछ बोल पाता, समर्थ ने अचानक तृप्ति के सामने अपना हाथ दे दिया और कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? बीच में आयुषी बोल उठी, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तृप्ति बहुत अच्छा डांस करती है। तृप्ति भी थोड़ा नर्वस सी थी। उसने आयुषी से कहा, अरे नहीं, मैं डांस वगैरह नहीं करती, मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे मान जाना यार, एक दिन की तो बात है, वैसे भी तू कहाँ ये पार्टी वगैरह करती होगी, एक ही लाइफ है, एंजॉय कर उसे यार, हमेशा इतनी बोरिंग रहेगी तो कैसे चलेगा? आयुषी ने जाने अनजाने में ताना मारते हुए तृप्ति से कहा। तृप्ति ने करण की ओर देखा तो करण की आंखें गुस्से से लाल हुई पड़ी थी, क्योंकि करण बिल्कुल नहीं चाहता था कि समर्थ तृप्ति को टच भी करे, मगर अभी करण जल्दबाजी और गुस्से में कुछ एक्शन नहीं लेना चाहता था। इतने में ही आयुषी तृप्ति का हाथ पकड़कर सीधे उसे डांस फ्लोर की तरफ लेकर चली गई। करण को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। समर्थ भी करण को घूरकर वहां से चला गया। करण को गुस्सा आ रहा था। करण सीधे सामने वाली टेबल पर जा पहुंचा और बार टेंडर से कहकर ड्रिंक करने लगा। अगले ही पल उसने देखा कि रोशनी भी वहीं मौजूद थी। करण को देखते ही रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप यहाँ, कैसे हैं आप? करण का दिमाग बहुत गर्म था, मगर अचानक रोशनी के वहां मिल जाने से वो एक पल के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर बैठा और बदले में रोशनी से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ रोशनी, मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे उस दिन हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इससे पहले कि करण और रोशनी की ज्यादा बातें होती, तभी करण ने देखा कि पास में मौजूद तृप्ति के हाथ में वाइन का ग्लास थमा दिया गया था। तृप्ति इस टाइप की लड़की नहीं थी, मगर आयुषी के फोर्स करने के बाद तृप्ति ने थोड़ा बहुत ड्रिंक कर ली थी और तृप्ति थोड़ा थोड़ा झूमने लगी थी। करण ये सब नोटिस कर रहा था। तृप्ति की आंखों में दूर से ही चमक नजर आ रही थी। धीरे धीरे तृप्ति वाइन के ग्लास को ऊपर उठाते हुए अपने पूरे बदन को हिलाने लगी, मानो जैसे तृप्ति झूमना चाहती हो। इससे पहले कि करण तृप्ति के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता, अचानक तृप्ति ने अपनी सैंडल उतारी और वो डांस फ्लोर पर आ गई और बजते हुए गाने में झूमने लगी और पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, कम ऑन तृप्ति, तृप्ति कम ऑन। तृप्ति, ये तुम क्या कर रही हो? करण दूर से ही अपने आप में बड़बड़ा रहा था। करण बिल्कुल नहीं चाहता था कि तृप्ति इस तरह की कोई भी हरकत करे। करण मानो जैसे तृप्ति का एक अलग ही रूप देख रहा था। करण समझ नहीं पाया कि तृप्ति की रियल पर्सनैलिटी कौन सी है। थोड़ी देर बाद करण ने देखा कि समर्थ भी इस डांस पर चांस मारने की कोशिश कर रहा है। समर्थ धीरे धीरे गया, उसने तृप्ति की कमर पर हाथ रख दिया। तृप्ति को हल्का हल्का नशा हो गया था। वो कई बार समर्थ का हाथ अपनी कमर से हटा तो रही थी, मगर समर्थ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और रोशनी की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी आता हूं। करण गुस्से में तृप्ति की तरफ चला गया। उसके चेहरे को देखकर यह साफ मालूम पड़ रहा था कि वो थोड़ी देर में समर्थ का बुरा हश्र करने वाला था। तृप्ति को मानो जैसे कुछ होश ही नहीं था, वो अभी भी डांस करने में लगी थी। करण गया और उसने सीधे पीछे से समर्थ के कंधे पर हाथ रख दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। आखिर क्या था आयुषी का मकसद? समर्थ और तृप्ति को एक दूसरे के नजदीक लाने के पीछे। क्या करेगा करण अब समर्थ के साथ?